होना चाहिए। अभी आप कहोगे कि सर अभी तो आप मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, अभी आप फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो बच्चों बिल्कुल डरो मत। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब अगर समझ में आ जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इजी हो जाएगा, उसका चेंज होना भी क्या हो जाएगा, आप लोगों के लिए एक आसान टास्क हो जाएगा। लेकिन पहले मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आना जरूरी है। एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है बच्चों, आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में जानते हैं कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। बस अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप इंटरसेक्ट मत करवाओ आपस में, लेकिन उसे एक क्लोज लूप में से क्या कर दो, निकाल दो। मतलब उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर अगर किसी क्लोज लूप में परपेंडिकुलरली निकल जाता है, अगर कुछ फील्ड लाइंस किसी क्लोज लूप में, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, किसी भी क्लोज लूप के अंदर अगर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड का जो नंबर है वो परपेंडिकुलरली अगर क्रॉस कर जाता है, तो बस आप ये समझिए वही क्या है, फ्लक्स है। वही क्या है बच्चों, फ्लक्स है। उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर ही क्या है, फ्लक्स है। समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझते हैं। जैसे मान लीजिए 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्लोज लूप में से क्या कर रही हैं, परपेंडिकुलरली क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। परपेंडिकुलरली इस लूप में से क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो इधर आ गई, ये क्रॉस करके इधर आ गई, तो बस ये जो 4 है यही मैग्नेटिक फ्लक्स है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a closed surface perpendicularly is called magnetic flux. Hope so clear हुआ होगा। बात करते हैं जो थ्योरी हमारे पास रिटन है उसकी। It is the measure of the total magnetic field line passing through a specific surface area quantifying the amount of magnetic field following through it. बोल रहा है कि जो फ्लक्स है वो क्वांटिफाई करता है, मतलब उनको जोड़ के बताता है कि कितनी है, जोड़ के या घटा के। ठीक है, मान लेते हैं 50 फील्ड लाइन इधर से जा रही है, 20 फील्ड लाइन इधर से आ रही है, तो भैया हो गया ना 50 माइनस 20, 30 फ्लक्स बन गया। मतलब 30 फ्लक्स कैसे बना भाई, 30 फील्ड लाइन ही नेट फ्लक्स है। क्लियर है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चों, उसका जो फॉर्मूला है उसको देखने की कोशिश करते हैं। अब उसका फॉर्मूला आया कहां से, ये तो है कि भैया जो फ्लक्स होता है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का नंबर, या फील्ड लाइंस का परपेंडिकुलरली पासिंग फील्ड लाइंस का नंबर होता है। लेकिन इसका फॉर्मूला भी होगा, क्योंकि फ्लक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है। आप खुद सोचिए कि फ्लक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है। क्या मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा? अब आप कहोगे बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिपेंड करेगा ही ना, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी तो फ्लक्स क्या करेगा फिर? मैग्नेटिक फील्ड के नंबर पे ही तो डिपेंड करेगा। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी। ये आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए होंगे कि जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब फाई जो है, मतलब जिसको फाई बोला जाता है, फ्लक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, फाई बोलते हैं। तो फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका मैग्नेटिक फील्ड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, अब देखो, अब आप मुझे बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड तो आपके पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, एरिया आपने इतना सा कर रखा है, एरिया तो इतना सा कर रखा है। अब उस इतने से एरिया के अंदर से कितनी फील्ड लाइन निकाल लोगे आप? अगर आप फ्लक्स को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्लक्स के चेंज होने से बिजली बनती है, फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है फ्लक्स के चेंज होने से। तो फ्लक्स अच्छा खासा चेंज होगा तो अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, अच्छा खासा बैक ईएमएफ बनेगा, लेकिन अच्छा खासा एरिया भी तो होना चाहिए। सोचो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और एरिया आपके पास इतना सा है, तो उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोग निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे ना, सिंपल सी बात है। तो एरिया पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ओ भैया आपने एरिया बढ़ा दिया, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो हो गया आपका काम, हो गया। देखो, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एरिया वेक्टर के। किसके होगा? एरिया वेक्टर के। अब एरिया भी क्या है, बवाल क्या है, एरिया का वेक्टर है। एरिया भी कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, वेक्टर है। अच्छा, वेक्टर है तो कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन रही होगी, बिल्कुल है, डायरेक्शन है। देखो, ये जो आप यहां से क्लोज लूप देख रहे हैं, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। मतलब किसी भी सरफेस के एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कैसे? जैसे मान लो आपके पास ये कोई सरफेस है, 2D सरफेस है। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आपका इसके परपेंडिकुलर होगा। इसके क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर। आउटवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी। 2D का इनवर्ड आउटवर्ड हो सकता है, परपेंडिकुलर होगा, कंफर्म है। 3D का हमेशा आउटवर्ड ही होगा। अगर 3D स्फेरिकल शेल ले ली, या 3D क्यूब ले लिया, या कॉन ले लिया, या कुछ भी ले लिया, तो सिलेंडर ले लिया, उसके सरफेस के
ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही आपका एरिया वेक्टर मान्य है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा किताबों के अंदर लिखा है, समझना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि फ्लक्स अब आपके मैग्नेटिक फील्ड पे और एरिया वेक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर तो सीधा लिख दो BA, सीधा क्या लिख दो भैया, BA लिख दो। लेकिन देखो, इस BA को लिखने के बाद में ही आपको समझ में आएगा कि इसको BA ना लिख के B.A लिखा जाए। अगर इसको B.A लिखा जाए तो ज्यादा फायदा होगा। कैसे, अब समझाता हूं। आपके पास बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा रखी है और उससे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, समझते हैं, मानते हैं कि बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों के पास है, ठीक है। अब आपने एरिया भी बहुत अच्छा खासा ले रखा है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा खासे एरिया में से बहुत अच्छा खासा फील्ड आपका क्या क्रॉस कर रहा है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही आपका क्या होता है, फ्लक्स होता है। बिल्कुल मानते हो आप लोग इस बात को। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि ये जो 4 लाइनें हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसमें से क्रॉस कर जाएगा, अच्छी बात है, करेगा ही, क्यों नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस हाथ को यूं कर दूं, इस एरिया को आपकी तरफ कर दूं, अब क्या ये फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर जाएगा, बोलो। एरिया तो है, बहुत बड़ा एरिया, तो बहुत ही बड़ा है, फील्ड बहुत स्ट्रांग है, बहुत नंबर ऑफ फील्ड लाइन आ रही है, हजारों फील्ड लाइन आ रही है। क्या वो हजारों फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस कर जाएगी, बोलो। इसको क्या चीर के निकल जाएंगी? परपेंडिकुलर तो दूर की बात है, क्या टच भी होके निकलेगी क्या? ग्रेजिंग बोलते हैं इसको, ग्रेजिंग मतलब यूं टच होके निकल गई, ठीक है। क्रॉस नहीं किया इसका मतलब तो फ्लक्स तो नहीं बना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का ही होना जरूरी नहीं है, एरिया वेक्टर का ही होना जरूरी नहीं है, उन दोनों के बीच का ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओरिएंटेशन अगर ये पा जाओगे तो आपका फ्लक्स काम नहीं करेगा। अब ये ओरिएंटेशन होगा क्या? अब ओरिएंटेशन की बात होगी तो एरिया वेक्टर के और फील्ड के बीच की बात होगी। अब आप मुझे बताओ, यहां से जो एरिया वेक्टर है वो किधर आएगा, आपकी ओर आएगा। अगर मैं इस लूप को ऐसे रखता हूं, इधर से ये फील्ड लाइंस लेकर के आता हूं, तो मुझे बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, आपकी तरफ ही आएगा। और फील्ड किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में जो एंगल है वो तो 90 डिग्री सेट है। अब 90 डिग्री सेट होने पे मामला जीरो बनता है भाई, फ्लक्स जीरो है। तो 90 कौन जीरो देता है? cos 90 जीरो देता है, क्लियर है। तो cos 90 जीरो देता है, तो B डॉट इसीलिए आया है ताकि क्या फॉर्मूला बन सके, BA cos थीटा। और थीटा यहां पे क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है बच्चों, एरिया वेक्टर एंड एंगल, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या है, एंगल है। एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या है, एंगल है। कौन है एंगल, आपका थीटा। फाई को मत समझना, फाई को यहां एंगल नहीं है। आप लोग कई बार फाई को एंगल या फेज डिफरेंस के नाम से बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पे फाई फ्लक्स है। यहां पे फाई बी भी लिखा जाता है। फाई बी मतलब क्यों, कई बार क्या होता है बच्चों कि फाई ई आ जाता है तो उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अगर फाई बी लिखा हुआ है तो आप उसे कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। होप सो यहां तक क्लियर हुआ होगा। मतलब आप लोगों के दिमाग में ये जरूर बात आई होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो केवल एंगल पे डिपेंड करता है सर। फिर तो अरे नहीं, एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप बी को जीरो कर दोगे तो भी फ्लक्स जीरो है, ए को जीरो कर दोगे तो भी फ्लक्स जीरो है। लेकिन अगर थीटा को 90 कर दोगे तो भी फ्लक्स जीरो है, और थीटा को जीरो कर दोगे या थीटा को 180 कर दोगे तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो कोस की रेंज होती है वो 1 से -1 होती है। तो -1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस। तो थीटा यू हैव टू पुट जीरो हियर। क्लियर, होप सो यहां तक समझ में आया होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। यहां पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, फ्लक्स क्या है, जीरो है। यहां पे फ्लक्स क्या है, मैक्स है। 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या होगा, फ्लक्स मैक्स होगा। और यहां पे किसी एंगल थीटा पे तो फ्लक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, BA cos थीटा। होप सो